वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं साईफाई थ्रिलर मूवी कंपेनियन की स्टोरी। तो फिल्म की शुरुआत में रिश नाम की खूबसूरत सी लड़की को सुपरमार्केट में दिखाते हैं, जहां पर वो सामान लेने के लिए घूम रही है। वो बहुत ही अकेला और उदास महसूस करती है। तभी उसकी नजर जोश नाम के लड़के पर पड़ती है। और ये क्या दोस्तों, दोनों पहली नजर में एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। जोश वैसे काफी नर्वस हो जाता है, मगर फिर भी उससे बात करने के लिए आगे आता है और गलती से उसके हाथों के पास रखे ऑरेंजेस गिर जाते हैं। फिर वो जल्दी जल्दी उठाकर उन्हें वापस जगह पे रखता है और यहाँ दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जोर से हंसते भी है। मतलब अब यहीं से इनकी कहानी आगे बढ़ेगी। इसके बाद सीन कुछ महीने बाद शिफ्ट होता है और अब रिश जोश को डेट भी कर रही है। वो तो मस्त उसकी ऑटोमेटिक कार में बैठकर जोश के ही फ्रेंड के लेक हाउस पे जा रही है। और फिर जब ये दोनों लेक हाउस पर पहुंच जाते हैं तो रिश काफी नर्वस हो जाती है। जब जोश इसकी वजह पूछता है तो कहती है, तुम्हारे फ्रेंड्स कुछ खास मुझे पसंद नहीं करते। अगर मैंने कुछ गलती कर दी तो वो मुझे और भी ज्यादा नफरत करने लगेंगे। कहीं देखो मेरी वजह से तुम्हारी बेइज्जती ना हो जाए। तो जोश उसे स्माइल करते हुए बस रिलैक्स होने के लिए कहता है। इसके बाद बजती है डोरबेल। तो दरवाजा उसकी केट नाम की एक फ्रेंड खोलती है, जो जोश को तो हक करके बड़े अच्छे से वेलकम करती है। पर जब जोश उसे रिश को ग्रीट करने को कहता है, वो सिर्फ नॉर्मल हेलो करती है। फिर जब ये दोनों अंदर जाते हैं तो इनकी मुलाकात केट के बॉयफ्रेंड सैम और इनके फ्रेंड एली और उसके बॉयफ्रेंड पैट्रिक से होती है। वैसे ये एली और पैट्रिक गे कपल हैं दोस्तों। और वहीं सैम तो रिश से मिलते ही उसको बड़ी गंदी नजरों से देखने लग जाता है और डबल मीनिंग बातें करता है। इसलिए रिश शावर लेने के बहाने रूम से चली जाती है। फिर जब वो कपड़े निकालती है तो हमें उसके बैग में एक चाकू दिखता है। ये यहाँ पर करने क्या ये चाकू लेकर, बाद में पता चलेगा। खैर जब ये लोग डिनर टेबल पर बैठते हैं तो यहाँ पैट्रिक सभी को बताता है कि वो एली के साथ पहली मीटिंग में कैसे मिला था। वो कहता है कि देखो तुम लोगों को ये बहुत ही फनी लगेगा सुनने में, पर मुझे एली के साथ पहली नजर में प्यार हो गया था। वो कहते हैं ना मूवी वाला पहली नजर में प्यार। अब रिश स्माइल करते हुए कहती, हाँ मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी जोश के साथ पहली नजर में प्यार हो गया था। ऐसे लगा था जैसे एक पल के लिए पूरी दुनिया थम सी गई हो और दिल में बस यही ख्याल आया कि मुझे चाहे जो भी करना पड़े मगर इस इंसान को हमेशा खुश रखना है। खैर दोस्तों, डिनर करने के बाद रिश केट के साथ बैठकर बातें करने की कोशिश करती है। मतलब वो उससे पूछती है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड सैम के बारे में कुछ बताओ, वो कैसा है, क्या करता है। केट बताती है बहुत अमीर और इंटेलिजेंट है वो, उसकी वाइफ भी है। वाइफ भी? ये सुनकर रिश शॉक हो जाती है कि जब सैम मैरिड है तो फिर उसने केट को गर्लफ्रेंड क्यों बनाया। केट आगे कहती है कि देखो वो मुझे कहता रहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मगर असल में मैं उसके लिए एक लग्जरी आइटम की तरह हूँ। वो जो बोलता है मैं वो करती हूँ, वो मुझे जो पहनने को बोलता मैं पहनती हूँ, वो मुझे जो खाने को बोलता मैं वही खाती हूँ। वो जब मेरे क्लोज आना चाहता है तो मैं उसके प्लेजर का जरिया बनती हूँ बस। खैर दोस्तों, लगता है इनका रिलेशनशिप थोड़ा अलग ही लेवल का है। अब आगे रिश पूछती है कि पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। तो केट कहती है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मैं तुम्हें जब भी देखती हूँ तो मुझे तो बस यही रियलाइज होता है कि तुम मुझे आसानी से रिप्लेस कर सकती हो। रिश कहती है, कैसी बातें कर रही हो केट, देखो तुम्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, तुम एक कॉन्फिडेंट पर्सन हो। इनफैक्ट मैं तो चाहती हूँ कि मैं भी तुम्हारी तरह कॉन्फिडेंट बन पाऊँ। अब कुछ देर के बाद एली गाना बजाकर डांस करना शुरू कर देता है और अपने बॉयफ्रेंड पैट्रिक को भी साथ में डांस करने को कहता है। और देखते देखते सभी साथ में डांस करने आ जाते हैं। मगर दोस्तों रिश नोटिस करती है कि केट जोश के कान में बातें करते हुए उसके साथ डांस कर रही है, जिससे रिश को बड़ा जेलस फील होता है और वो जोश को खींचकर अपने साथ डांस करने लग जाती है। लेकिन अब इससे केट ऑकवर्ड हो जाती है। मगर साथ में डांस करने के बाद जोश रिश के साथ इंटीमेट होता है और फिर पीठ घुमाकर सोने लगता है। मगर रिश उससे और बातें करना चाह रही होती है। वो काफी इमोशनल और रोमांटिक बातें करती है। तो जोश थोड़ा इरिटेट होकर कहता है कि यार सो जाओ प्लीज। अगली सुबह की बात है। रिश सुबह जल्दी से उठकर तैयार हो जाती है और जोश के साथ लेक साइड में जाना चाहती है, मगर जोश मना कर देता है। वो कहता है कि रात में शराब वगैरह कुछ ज्यादा हो गई थी, मैं घर पर ही रहकर थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ, पर तुम जाओ आराम से लेक में एंजॉय करो। लेकिन क्या है ना, रिश जोश के बिना जाना नहीं चाहती, मगर वो जिद करके उसको लेक साइड में भेज देता है। और अभी तो थोड़ी देर हुई थी रिश को लेक साइड में गए हुए कि वहां पर सैम आ जाता है। क्या है ना, रिश को सैम अच्छा नहीं लगता, बड़ी गंदी नजर है सैम की, इसीलिए वो वापस घर जाने लगती है। मगर सैम उसको रोक लेता है और फिर कहता है कि मैं धूप में ज्यादा टैन नहीं होना चाहता, मेरे बैक में थोड़ा सनस्क्रीन लगाने में हेल्प करोगी क्या। रिश वैसे झिझकती है मगर इनकार नहीं कर पाती। फिर जब उसको सनस्क्रीन लगाती है ना तो सैम अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन रिश बड़े प्यार से उसे हाथ छोड़ने को कहती है तमीज से। मगर दोस्तों वो बदतमीजी पे उतर आता है। वो छोड़ने के बजाय जबरदस्ती रिश के गले लग जाता है और उसके साथ ये जबरदस्ती करता है। बताओ। दूसरी ओर यहाँ घर पे केट, जोश, पैट्रिक और एली गप कर रहे होते हैं। वो अचानक रिश के हाथों में खून लगा नाइफ और खून से सने कपड़े देखकर शॉक हो जाते हैं कि क्या हो गया।
तो जोश जल्दी से पूछता है कि क्या हो गया है, तुम इस हालत में कैसे? तब रिश घबराते हुए कहती है कि तुमने कहा था ना मुझे लेक साइड जाने को, मैं वहीं पे थी। अचानक सैम आया, उसने पहले मुझे सनस्क्रीन लगाने को कहा और फिर मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके बाद वो मेरे साथ जबरदस्ती करने लग गया। मैंने उसको पहले मना किया पर उसने मेरी बात नहीं मानी। मैंने उसको धक्का दे दिया जिससे वो गिर पड़ा और उसके सर पे चोट आ गई। तो फिर मैं उसकी मदद करने के लिए गई मगर गुस्से में उसने मेरा गला दबोच लिया और मुझे मारने की कोशिश की। तो मैंने भी अपने सेल्फ डिफेंस में पॉकेट से नाइफ निकाला, उसकी गर्दन को स्टैब कर दिया जिससे सैम की वहीं पर मौत हो गई और मैं तुम्हारे पास चली आई दौड़ी दौड़ी। पर मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद को बचाने के लिए ये किया, मेरा उसको मारने का कोई इंटेंशन नहीं था। मेरे दिमाग में तो बस यही आ रहा था कि अगर सैम ने मेरी जान ले ली होती तो मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाती, तुमसे कभी मिल नहीं पाती। ये सोचकर मैं बहुत डर गई और मुझे उस वक्त लगा कि मैं तुम्हें नहीं खो सकती, इसके लिए मुझे जिंदा रहना है। दोस्तों हाँ, मैं जैसे बोल रहा हूँ ना नॉन स्टॉप, रिश भी वैसे बोली जाती है, वो रुकने का नाम ही नहीं लेती। तो आखिर में जोश उससे कहता है कि रिश गो टू स्लीप, और वो खड़े खड़े सो जाती है। उसकी आंखें वाइट हो जाती है और तब हमें समझ में आता है दोस्तों कि रिश कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। इसके बाद जोश पैट्रिक से कहकर रिश को एक चेयर पे बैठाता है और उसके हाथ पैर बंधवा देता है। तभी वहां पर एली आता है और कहता है कि मैंने जेन एक्स को कॉल करके सारी प्रॉब्लम बता दी है, शाम तक वो रिश को लेने आ जाएंगे। और ये सब हुआ कैसे, ये तो हार्मलेस होते हैं ना। तो जोश कहता है कि कोई ग्लिच हुआ होगा पक्का। फिर एली कहता है कि मैं पुलिस में भी कॉल कर देता हूँ। लेकिन जोश कहता है कि रुको तब तक मैं थोड़ा रिश से बात कर लेता हूँ। और अब वो रिश के सामने बैठकर कहता है कि रिश वेक अप, जाग जाओ। और वो जाग जाती है। उसने जहाँ पे बोलना बंद किया था वहीं से बोलना शुरू कर देती है। फिर जब वो देखती है कि मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं तो वो डर जाती है, मगर जोश उसे शांत करवाता है और फिर सच्चाई पर से पर्दा हटाता है। कहता है रिश तुम कोई आम लड़की नहीं हो, तुम एक रोबोट हो और अभी अभी जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे प्रोग्रामिंग में ही कोई ग्लिच हुआ होगा, इसीलिए तुम्हारे हाथों खून हुआ है। वाह, क्या ट्विस्ट दिया इन्होंने। ये सुनकर तो रिश को अपने गानों पे यकीन ही नहीं होता। वो कहती है मैं रोबोट कैसे हो सकती हूँ। तब जोश कहता है कि हाँ मैं सच कह रहा हूँ, तुम कंपेनियन रोबोट हो जो फिजिकल नीड पूरी करने के साथ साथ इमोशनल नीड भी पूरी करती है। मगर रिश को तो यकीन ही नहीं होता। तो जोश उससे आज का वेदर पूछता है और वो बिल्कुल एक्यूरेट वेदर रिपोर्ट्स बता देती है। फिर जोश उसको स्पेनिश में कुछ कहने को कहता है। रिश कहना चाहती है कि मुझे स्पेनिश नहीं आती, मगर जोश अपने फोन से उसका लैंग्वेज चेंज कर देता है और ये देखिए ऑटोमेटिकली रिश के मुंह से स्पेनिश लैंग्वेज निकलती है। फिर वो जैसे जैसे लैंग्वेज ऑप्शन चेंज करता है वैसे वैसे रिश अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करती है। और इससे क्या होना था, वो खुद भी शॉक्ड हो जाती है कि हाँ मैं सच में इस तरह बातें कर रही हूँ, कहीं मैं सच में रोबोट तो नहीं। पर वो कहती है मैं रोबोट कैसे हो सकती हूँ, मैंने तो एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, मैंने कई सारे जॉब्स किए हुए हैं, मैं जापान भी घूमने गई हूँ। तब जोश बताता है कि देखो वो सारी तुम्हारी आउटलाइन मेमोरीज है, असल में तुमने वो काम सब नहीं किए मगर तुम्हारी मेमोरी में वो डाला गया है ताकि तुम एक नॉर्मल इंसान जैसा फील करो। रिश कहती है पर हमारी मुलाकात तो सुपरमार्केट में हुई थी ना, तुमने ऑरेंजेस गिरा दिए थे, वो सब तो आउटलाइन मेमोरी नहीं हो सकती। मगर अफसोस, जोश कहता है कि वो भी एक आउटलाइन मेमोरी ही थी। इस तरह के कई सारे क्यूट स्टोरीज होते हैं जिन्हें यूजर अपने हिसाब से अपने कंपेनियन रोबोट के दिमाग में पहली मीटिंग के सीन बना सकता है। अच्छा, तुम जानना चाहोगे कि असल में हम कैसे मिले थे? चलिए दोस्तों, पास्ट में जोश के घर में आ जाइए। यहाँ पर जेनेक्स के कुछ एम्प्लॉयज आते हैं एक बड़ी सी बॉक्स को लेकर जिसके अंदर उनकी कंपेनियन रोबोट है। सबसे पहले जोश से यूजर एग्रीमेंट पे साइन करवाया जाता है, जिसके बाद जोश के फोन से रिश को कनेक्ट किया जाता है और फिर एक लव लिंक एस्टेब्लिश करने को कहा जाता है, जिससे मतलब यूजर और रोबोट के बीच में एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड हो जाए। तब जोश के मन में कई सारे सवाल उठते हैं और वो जेनेक्स के स्टाफ से पूछता है कि क्या इन जैसे रोबोट्स को पता होता है कि वो एक रोबोट है? जवाब मिलता है कि नहीं, वैसे भी ये रोबोट्स बस आपके बारे में सोचते हैं, आपकी खुशी, आपके डिजायर, आपकी जरूरत, इसके अलावा इन्हें और कुछ सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। सो डोंट वरी, आप इस रोबोट को अपने फोन से अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इनके हेयर, आई कलर, इंटेलिजेंस, लैंग्वेज सब चेंज कर सकते हैं। साथ ही आपको इनकी मेमोरी डिलीट करके दोबारा से स्टार्ट करने का भी ऑप्शन मिलता है। इसके लिए आपको रोबोट के कान के पीछे जो सेंसर है उसको टच करना होगा। और हाँ, ये बिल्कुल हार्मलेस रोबोट है, ये कभी भी झूठ नहीं बोलती, इसलिए आपको इससे कोई खतरा नहीं है। और इतनी सारी बातें बताने के बाद कंपनी वाले चले जाते हैं। इसके बाद रिश को जोश अपने फोन से कनेक्ट करता है। इसके बाद एक बढ़िया सा लव लिंक एस्टेब्लिश करने के लिए जोश को रिश की आंखों के सामने जाना पड़ता है। रिश उसके फेस को डिटेक्ट कर लेती और उसका नाम भी पूछती है। इसके बाद मेन्यू में पहली मीटिंग के जो बहुत सारे ऑप्शन थे उसमें से जोश सुपरमार्केट में मिलने वाला ऑप्शन चूज करता है। और फिल्म की शुरुआत में जो सीन दिखाया गया था ना कि पहले रिश बहुत ही उदास थी, मगर उसकी नजर जब जोश पे पड़ती है तो दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और दोनों को पहली नजर में प्यार हो जाता है। हुआ था ना। इसके बाद जब रिश आंख खोलती है तो वो खुद को जोश के घर पे पाती है और उसे लगता है कि हमारा
तो पिछले कई सालों से रिलेशनशिप में है और अभी हम लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, ये उसको लगता है, मतलब ये उसकी मेमोरी में फीड किया जाता है। फिर क्या था दोस्तों, जोश ने उसे जिस काम के लिए खरीदा था वो कमरे में ले जाकर उसके साथ एंजॉय। स्टोरी आती प्रेजेंट में। सारी बातें बताने के बाद रिश को यकीन ही नहीं हो रहा था। वो कहती है पर मेरे अंदर तो फीलिंग्स है, मुझे गुस्सा आता है, रोना आता है, तुम्हें प्यार करती हूँ मैं, इसके अलावा गिल्ट सैडनेस भी फील होती है मुझे, एक रोबोट को इतनी सारी फीलिंग्स कैसे फील हो सकती हैं। मगर जोश उसे बताता है कि देखो टेक्नोलॉजी बहुत ही स्मार्ट हो गई है, रोबोट्स भी सारे ह्यूमन इमोशंस फील कर सकते हैं, ताकि यूजर को रियलाइज ही ना हो कि वो एक रोबोट के साथ रह रहा है, उसको यही लगे कि मैं एक नॉर्मल इंसान के साथ रिलेशन में हूँ। दोस्तों अब ये सारी बातें जानने के बाद रिश एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है, माना मैं एक रोबोट हूँ पर फिर भी मैं हूँ तो तुम्हारी ही ना, हम सारी चीजें ठीक कर सकते हैं और पहले की तरह रह सकते हैं। मैं पहले की तरह तुम्हारे लिए कुकिंग, क्लीनिंग, लव मेकिंग सारी चीजें कर सकती हूँ, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, मैं तुम्हें खुश करने की पूरी कोशिश करूंगी। ये क्या, जोश यहाँ इनकार कर देता है क्योंकि वो तो अब रिश को वापस उसके कंपनी के पास भेजने वाला है। ये सब जानकर रिश के आंखों से आंसू नहीं रुकते दोस्तों। तभी वहां पे केट आ जाती है और वो जोश से पूछती है तुम ये क्या कर रहे हो, एक रोबोट को इतना एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत, चुपचाप शट डाउन करो इसको और कंपनी में भेज दो वापस, इसकी वजह से मेरे बॉयफ्रेंड की जान गई है बताओ। तो जोश केट को वहां से दूर लेकर जाता है और समझाने की कोशिश करता है कि देखो उसने मेरे लिए कितना कुछ किया है, वापस भेजने से पहले एटलीस्ट मैं उसको सारी बातें सच बताना चाहता हूँ। फिर जब जोश वापस रिश के पास आता है तो देखता है कि वो चेयर के साथ गिरी पड़ी है। जैसे ही जोश उसको उठाने जाता है तो वो जोश पे हमला कर देती है। दरअसल दोस्तों उसने अपने नाइफ उठाकर अपने हाथ पैर की रस्सी वगैरह सब काट लिया था इतनी देर में, और अब वो जोश का फोन लेकर वहां से फरार हो जाती है। तभी मजबूरन जोश को एली को सारी सच्चाई बतानी पड़ती है कि सैम की मौत ग्लिच की वजह से नहीं हुई थी, मैंने उसके प्रोग्रामिंग के साथ छेड़छाड़ की थी, इसकी वजह से ही उसने सैम की जान ली, वरना वो तो बिल्कुल हार्मलेस थी। अब देखो इससे पहले कि जेनेक्स वाले आए और उसको ले जाएं, हमें रिश को ढूंढकर उसके प्रोग्रामिंग को वापस से ठीक करना होगा, वरना हमारी पोल खुल जाएगी। फिर एली को जब ये पता चलता है कि जोश के प्लान में केट भी शामिल थी तो वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड को मरवाया, पर क्यों? तो केट कहती है कि सैम एक अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं था, वो बस मुझे यूज कर रहा था, उसका मन जब मुझसे भर जाता तो वो मुझे ऐसे ही छोड़ देता, मगर मुझे अपनी लाइफ संवारनी थी। इस घर में सैम का ब्लैक मनी रखा हुआ है, हम उसे आपस में बांटने वाले थे। अब एली पूछता है कि अगर तुम लोगों ने पहले से सैम को मारने का प्लान बना के रखा हुआ था तो मुझे और पैट्रिक को यहाँ पर क्यों बुलाया? तब जोश बताता है कि तुम लोगों को चश्मदीद गवाह की तरह यूज करने के लिए बुलाया गया था ताकि पुलिस को हम पे शक ना हो। अब देखो तुम लोग पुलिस को कहोगे कि सारी गलती रिश की है, उसमें कोई ग्लिच आ गया था, लेकिन अभी सबसे बड़ी समस्या यह है कि रिश भाग गई है और हमें नहीं पता कि कहाँ। इसके बाद केट सैम की तिजोरी की लॉक को खोलकर उसमें नोटों की गड्डी देखती है और कहती है इसमें 12 मिलियन हैं। अब देखो अगर तुम हमारा साथ दोगे, रिश को पकड़कर उसकी प्रोग्रामिंग ठीक करने में हमारी हेल्प करोगे तो हम इसमें से भी तुम्हें कुछ कट देंगे, यानी कि अब सैम के पैसों के 2 नहीं बल्कि 3 हिस्से होंगे। तो एली कहता है कि 3 हिस्से मतलब मेरे बॉयफ्रेंड का हिस्सा कौन देगा? सैम के पैसों के तो 4 हिस्से होंगे। और फिर क्या था, ऐसी बातों में झगड़ा हो जाता है तो ये भी झगड़ते हैं। जोश कह देता है कि इस रोबोट को पैसों की क्या जरूरत, और तभी एली पैट्रिक से कहता है कि पैट्रिक गो टू स्लीप, और वो भी रिश की तरह शट डाउन हो जाता है, यानी ये पैट्रिक भी दोस्तों रोबोट है। इसके बाद एली जोश पे भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी पैट्रिक को मेरे सामने बेइज्जती करने की, तुम्हें पता भी है मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। और तभी केट बीच में आ जाती है और समझाती है कि एली तुम्हें 4 मिलियन मिलने वाले हैं, दिमाग को थोड़ा ठंडा रखो और जल्दी से रिश को पकड़ने का प्लान बनाओ। तब जाकर एली मान जाता है। वो सैम की तिजोरी से सैम की गन ले लेता है और कहता है कि हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। रिश के पास जोश का फोन है, अगर उसे जोश के फोन का पासवर्ड पता होगा और वो खुद को कस्टमाइज्ड कर लेगी तो बस इनके लिए मुसीबत बढ़ने वाली है। इसके बाद वो पैट्रिक को भी जगा देते हैं और फिर एली उससे कहता है कि हम रोबोट हंटिंग पे जाने वाले हैं। अपने मालिक के साथ रोबोट हंटिंग की बात को सुनकर पैट्रिक बड़ा एक्साइटेड हो जाता है। दूसरी ओर दोस्तों रिश भागकर काफी घने जंगल में चली जाती है। वहां वो बैठकर आराम से जोश के फोन के पासवर्ड को अच्छे से डालकर अनलॉक कर लेती है और फिर अपने से रिलेटेड चीजें देखने लगती है। सबसे पहले तो वो अपने आइस कलर को चेंज करने वाले फीचर का इस्तेमाल करती है। फिर वो अपने वॉइस के साथ छेड़छाड़ करती है। वो कभी अपने वॉइस को मोटी करती तो कभी पतली, कभी बच्चे की आवाज निकालती तो कभी बूढ़े की। उसको बड़ा मजा आ रहा होता है और जब वो अपनी इंटेलिजेंस लेवल चेक करती है तो हैरान, क्योंकि जोश ने उसकी इंटेलिजेंस लेवल को 40% पे सेट करके रखा हुआ था ताकि रिश अपना दिमाग ज्यादा यूज ना कर पाए। अब इसके बाद वो अपनी इंटेलिजेंस लेवल को बढ़ाकर कर देती है 100% पे सेट। फिर अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके वो सोचती है कि मुझे अब वापस जोश के घर जाना है और वहां से अपने कपड़े और पैसे लेकर भाग जाना है। मगर यहाँ से जोश का घर तो बहुत ही दूर है, पैदल जाना तो पॉसिबल नहीं है।
और अगर मैं किसी तरह पैदल घर पहुंच भी गई तो तब तक जोश भी घर पे होगा और दरवाजा खोलते ही कहीं मुझे शूट ना कर दे वो। वहीं अगर मैं किसी तरह से रोड तक पहुंच गई और मैंने किसी से गाड़ी से लिफ्ट मांगी तो मेरे कपड़ों पे लगे खून को देखकर कोई भी गाड़ी नहीं रोकने वाला। इसका मतलब अब तो यह है कि मुझे वापस सैम के घर जाना होगा और वहां से मुझे जोश की ऑटोमेटिक गाड़ी को लेकर भागना होगा। मगर जैसे रिश सैम के घर पर जाने लगती है ना, वैसे उसको एली और पैट्रिक दिख जाता है जो जंगल में उसे ढूंढ रहे थे। तो रिश एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और इनकी आपस की बातें सुनती है। पैट्रिक कहता है कि मैं भी एक रोबोट हूँ, क्या तुम भी जोश की तरह मेरे प्रोग्रामिंग के साथ छेड़छाड़ करके मुझसे कोई जुर्म करवा सकते हो? और तब एली कहता है कि मैं उस जोश जैसा बिल्कुल नहीं हूँ, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे सोलमेट हो। ये कहकर दोनों रोने लगते हैं और फिर किस भी कर लेते हैं। बहुत प्यार है इनके बीच। इससे रिश को समझ आ जाता है कि मैंने अपनी मर्जी से सैम को नहीं मारा, बल्कि मुझे ऐसा करने के लिए जोश ने प्लानिंग किया था। इसी वजह से उसने मुझे वो नाइफ हमेशा मेरे साथ रखने को कहा था, सेल्फ डिफेंस के लिए। मतलब ये उसकी पहले से चाल थी। अचानक रिश से कोई आवाज हो जाती है और एली गोली चला देता है। हालांकि रिश बच जाती है, मगर गोली की आवाज को सुनकर जोश और केट भी उसी ओर जाने लग जाते हैं। वहीं यहाँ वहाँ भागते भागते एली और रिश टकरा कर गिर जाते हैं। एली के हाथों से गन भी पास ही में गिर जाती है। रिश उसे उठाने की कोशिश करती है और एली उसको रोकने का। अब गन हासिल करने की हाथापाई में गोली चल जाती है जो कि एली को लग जाती है, जिससे पैट्रिक तो बस बेसुध होकर देखता रह जाता है, कुछ कर नहीं पाता। वहीं जब रिश देखती है कि जोश और केट भी नजदीक आ गए तो वो वहां से भागना शुरू करती है। जोश उसे रिश गो टू स्लीप ये बोलकर शट डाउन करने की कोशिश भी करता है, मगर अब उस पे ये काम नहीं करेगा क्योंकि रिश ने खुद को कस्टमाइज्ड कर लिया था अपनी तरह से। वो वहां से तुरंत भागती है, सीधा वो जाकर जोश की कार में घुस जाती है और उस कार को घर चलने का कमांड देती है। वहीं जोश भी उसके पीछे पीछे चला आता है और वो जब देखता है कि मेरी कार ने रिश के कमांड को एक्सेप्ट नहीं किया तो खुश होता है कि अब इसको बाहर निकलना ही पड़ेगा और खुद को मेरे हवाले करना पड़ेगा। यहाँ रिश समझ जाती है कि ये कार जोश की है तो कमांड भी ये जोश की आवाज में एक्सेप्ट करेगी। और फिर क्या था, वो अपना थोड़ा दिमाग लगाती है और उसके पास जोश का फोन जो था उससे खुद की आवाज को कस्टमाइज कर देती है। वो इसकी पिच वगैरह सारी चीजें मेंटेन करके वो बिल्कुल वैसा ही साउंड करती है। और ये देखकर तो जोश का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये रोबोट इतनी इंटेलिजेंट हो सकती है। वो पास ही से एक बड़ी सी पत्थर उठाकर किसी तरह जल्दी से कार की विंडो ग्लास को तोड़ने की कोशिश में जुट जाता है। वहीं अंदर रिश अपनी कोशिश में जुटी होती है। कुछ देर में उसका प्लान कामयाब हो जाता है, कार उसका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेती है और कार जब स्टार्ट होती है तो जोश के पैर को कुचलते हुए आगे बढ़ती है। जोश जल्दी से घर के अंदर जाता है जहां उसे सैम का फोन मिलता है। उसके लॉक को खोलकर वो कार की कंपनी में कॉल करता है कि मेरी कार चोरी हो गई है, जिससे कुछ देर में कार ऑटोमेटिकली एक अलर्ट के साथ रोड में स्टॉप हो जाती है कि इस कार के मालिक ने कंप्लेन किया है कि ये चोरी हो चुकी है, इसीलिए ये कार अब स्टॉप हो जाएगी, काम नहीं करेगी। अब इस सुनसान सी रोड में रिश अकेले बैठकर ये सोच रही होती है कि क्या किया जाए। तभी उसे सैम के नंबर से जोश कॉल करता है और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने की कोशिश करता है रिश को। जोश कहता है कि देखो मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ रिश, तुम भी करती हो ना मुझसे? वो जवाब देती है कि हाँ। तो जोश कहता है कि प्लीज स्वीट हार्ट मेरे पास वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल मन नहीं लग रहा। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा, तुमने जो क्राइम किया है वो मैं ग्लिच साबित कर दूंगा और तुम्हारी सर्विसिंग करवा कर वापस तुम्हें अपने पास लेकर आ जाऊंगा। जोश की बातें धीरे धीरे रिश का दिल पिघला रही थी, मगर वो खुद को संभालती है और जोश से ब्रेकअप कर लेती है। इससे जोश की हालत खराब हो जाती है कि एक मशीन ने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया, उसकी इतनी हिम्मत, अब मैं उसका कचरा बनाऊंगा। तो अब जोश जाता है सीधे पैट्रिक के पास और उससे हेल्प मांगता है, मगर पैट्रिक तो एली की मौत से बिल्कुल टूट चुका था। वो एली की लाश को अपने गोद में लिए बस ऐसे ही बैठा होता है और जोश की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता। और तब ये जोश अपना शैतानी दिमाग लगाता है और वो एली के फिंगरप्रिंट को पैट्रिक के कान के नीचे रखकर उसकी सारी मेमोरी इरेज कर लेता है। फिर वो एली के फोन को अनलॉक करके पैट्रिक की प्रोफाइल को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेता है। वो अपना नाम बताकर लव लिंक भी क्रिएट करता है, जिससे पैट्रिक के दिमाग में पहली मीटिंग की एक आउटलाइन तैयार होती है कि मैं एक कॉस्ट्यूम पार्टी में गया हुआ हूँ, वहाँ मैं मस्त खा पी रहा हूँ और तब एक ग्रीन डायनासोर कॉस्ट्यूम वाला आदमी मुझसे कह रहा है कि तुम मेरी पूंछ पे खड़े हो, और पार्टी में लाउड म्यूजिक होने की वजह से मैं सुन नहीं पा रहा, तो वो अपने कॉस्ट्यूम का हेड उतार कर कह रहा है कि तुम मेरे पूंछ पर खड़े हो। दोस्तों, जहां पहले हेड उतारने के बाद एली का चेहरा था, वहां पर अब जोश का चेहरा पैट्रिक को दिखाई दे रहा है और अब एली की जगह पर पैट्रिक को जोश से प्यार हो जाता है, यानी अब जोश पैट्रिक का मालिक बन गया है। इसके बाद जोश पैट्रिक की हार्मलेस लेवल को 0 कर देता है, यानी अब पैट्रिक खतरनाक बन चुका है। दूसरी ओर रिश तो जोश की कार में कैद हो जाती है, डोर भी नहीं खुलता उसका। तो जिस साइड की विंडो ग्लास को जोश ने डैमेज किया था, उसे ही लात मारकर रिश बाहर निकल जाती है। पर वो जैसी बाहर निकलती है तो उसका सामना होता है पुलिस ऑफिसर से, जिसको एली ने कॉल करके बुला लिया था। तो उसे अपनी ओर आते हुए देखकर रिश फटाफट से
अपनी लैंग्वेज को फॉरेन लैंग्वेज पे सेट कर देती है। अब क्योंकि वो तो झूठ बोल नहीं सकती थी, तो अगर पुलिस वाला उससे सारी बातें बताने को कहेगा तो वो सच बक देती। मगर अब तो रिश ने कोई अनजान लैंग्वेज सेट कर ली है, इसीलिए जब पुलिस वाला उससे पूछताछ करता है तो वो सारी बातें सच बता देती है, मगर पुलिस वाले को उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। तो पुलिस वाला इशारे में उससे कुछ पूछने की कोशिश करता है कि तुम इस सुनसान सी सड़क पर क्या कर रही हो, तुमने गाड़ी का शीशा क्यों तोड़ा। मगर जब पुलिस वाला कार की सीट पे नाइफ देखता है जिसपे खून लगा होता है, तो उसे रिश पे शक होता है कि पक्का कुछ गड़बड़ी है। वो उसे हथकड़ी लगा लेता है, मगर तभी पीछे से पैट्रिक आ जाता है और वो ऑफिसर को मारकर कार में रखे जोश के फोन को उठाता है और फोन से मैनुअली रिश को स्विच ऑफ कर देता है। फिर वो पुलिस की गाड़ी से रिश को लेकर सैम के घर आ जाता है, जिससे केट थोड़ी परेशान हो जाती है और पूछती है कि ऑफिसर कहाँ है। तो पैट्रिक बताता है कि वो तो डिक्की में है, और डिक्की खोलने में केट वहाँ पे ऑफिसर की लाश देखती है, जिससे अब वो और परेशान कि हमने तो सिर्फ सैम को मारने का प्लान बनाया था, मगर यहाँ तो सैम के साथ साथ एली और ये ऑफिसर भी मारा गया। अब तो हमारी बुरी तरह से लंका लगने वाली है। वो तुरंत अपने हिस्से के पैसे लेकर वहाँ से जाने लगती, पर तब जोश पैट्रिक से कहता है केट को रोको, और उसे रोकने के लिए पीछे से पैट्रिक उसको चाकू से स्टैब कर देता है, जिससे केट और जोश दोनों शॉक, क्योंकि पैट्रिक अब पहले वाला प्यारा सा लवी डबी रोबोट नहीं है, वो तो अब खतरनाक और हिंसक बन चुका है। केट की हालत खराब हो जाती है और वो सोफे पे जाकर चुपचाप बैठ जाती है, वहीं पे अपना दम तोड़ देती है। तो दोस्तों, केट को उसका कर्म मिल गया। उसने सैम को मरवाया रोबोट से, और बदले में उसकी खुद की भी जान एक रोबोट के हाथों चली गई। मगर जोश हार मानने को तैयार नहीं होता। वो सैम और केट की बॉडी को ठिकाने लगा देता है। इसके बाद वो पैट्रिक से खाना बनवाता है और फिर डिनर टेबल पर डिनर का सेटअप रेडी करके रिश के कपड़े वपड़े बदल कर उसे स्विच ऑन करता है। मगर उसके एक हाथ को उसने हैंडकफ और चेयर से बांध रखा था। तभी वहां पे पैट्रिक शराब की बोतल लेकर आता है और इलेक्ट्रिक बोतल ओपनर से बोतल की कैप खोलकर जोश को बढ़िया वाइन सर्व करता है और कहता है कि मेरी जरूरत होगी तो मुझे बताना स्वीट हार्ट। फिर वो वापस किचन में चला जाता है। पैट्रिक को इस तरह से देखकर रिश को वैसे हैरानी होती है और वो पूछती है कि तुमने उसके साथ किया क्या, लेकिन जोश उसे कुछ भी बताना इंपॉर्टेंट नहीं समझता। वो तो सैम, एली, केट और ऑफिसर की मौत के लिए रिश को जिम्मेदार ठहराता है, मगर वो ये ब्लेम खुद पे लेने से इनकार कर देती है। कहती है ओ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम अगर मेरे प्रोग्राम के साथ छेड़छाड़ नहीं करते तो बात यहाँ तक कभी पहुँचती नहीं। ये सब कुछ तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है, समझे। अब ये सुनने के बाद ये जोश नाराज हो जाता है और कहता है कि तुम तो एक रोबोट हो, तुम्हें क्या पता हमारी दुनिया में रहना कितना मुश्किल है। मैं एक आम सा आदमी हूँ जो ज्यादा कमाता भी नहीं, मैं तो बस 1 बेडरूम अपार्टमेंट में ही मैनेज कर सकता हूँ। मेरी रियल गर्लफ्रेंड तक नहीं बनी, क्योंकि रियल गर्लफ्रेंड बनाने में बहुत ही खर्च आता है। ऊपर से उनका कोई भरोसा भी नहीं होता कि वो कब हमारा साथ छोड़ दे या देंगे भी हमारा साथ की नहीं। इसीलिए मैंने तुम्हें खरीदा क्या कहूँ, मेरी तो तुम्हें खरीदने की औकात भी नहीं है। मैंने तुम्हें रेंट पे ले रखा है, अगर 1 महीने की भी इंस्टॉलमेंट ना भरूं ना तो वो लोग तुम्हें वापस लेकर चले जाएंगे। मैं इस घटिया सी लाइफ से कुछ ज्यादा डिजर्व करता हूँ, बहुत ही बढ़िया। और उसे पाने का मेरे पास कोई आइडिया नहीं था। और तब केट ने मुझे सैम को मारकर उसके पैसे हथियाने का प्लान बताया, जो मुझे ठीक लगा। हालांकि देखो, मैं पहले बता दूं, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ जो किसी का खून कर दे। मतलब मैं एक अच्छा इंसान हूँ, बहुत ही सीधा साधा। हाँ, मगर मैंने तुम्हारे हाथों से खून करवाया था, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। पर देखो ना, तुमने कितना बखेड़ा कर दिया। हाँ, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, पर तुम्हें इंसानों की तरह दर्द महसूस होता है ना, तो चलो एक काम करते हैं, तुम्हारी इंटेलिजेंस को 0 कर देते हैं और अब तुम्हारे सामने एक जलती हुई कैंडल रखते हैं और मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ कि इस जलते हुए कैंडल पे तुम अपना हाथ रखो। अब दोस्तों, क्योंकि रिश की इंटेलिजेंस को उसने 0 कर दिया है, इसीलिए वो उसकी बात मान लेती है और देखते देखते रिश के आंखों से आंसू की नदियां बहती है, क्योंकि आग से उसका हाथ जल रहा होता है। मगर उसका दिमाग इतना कमजोर हो गया था कि वो अपने हाथ को वहां से हटा भी नहीं पा रही और कुछ ही देर में रिश का आधा हाथ जल जाता है, उसमें आग लग जाती है। और तब पैट्रिक को जोश ऑर्डर देता है कि पानी डालकर बुझा दो आग। इसके बाद वो रिश के हाथ में गन देता है और कहता है कि अपने सर पे गोली मार लो। रिश रोए जा रही होती है, उसे पता था कि इससे वो मर जाएगी, मगर जोश का ऑर्डर वो इनकार नहीं कर सकती, इसीलिए वो खुद को शूट कर लेती है, जिससे वो डैमेज होकर स्विच ऑफ। और तब तक तो जेनेक्स वाले भी रिश को लेने के लिए वहां पर आ जाते हैं। दरअसल सैम का यह घर शहर से बहुत ही दूर जंगल में है, इसलिए उनको आने में इतनी देर हो गई है और अब तो रात भी हो चुकी, ऊपर से बाहर तेज बारिश भी हो रही है। तो उनके आने पे जोश उनको एक झूठी कहानी सुना लेता है कि देखो, मैं और केट एक दूसरे की ओर थोड़े अट्रैक्ट हो रहे थे, जो कि शायद रिश को पसंद नहीं आया और उसके दिमाग में पता नहीं क्या लोचा हुआ कि उसने मुझ पे हमला कर दिया और बाकी के घर वालों के साथ पता नहीं उसने क्या क्या किया। ये तो सिर्फ रिश बता सकती है कि उसने क्या क्या किया। मगर देखो ना, उसने मेरे लिए ये डिनर डेट अरेंज किया हुआ था और मुझसे बहस करने लगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मगर तुमने मुझे उतना प्यार नहीं दिया, वगैरह वगैरह ऐसी बातें कर रही थी वो मुझसे। और यही नहीं, फिर तो मेरे साथ गोली मारने का गेम भी खेलने लग गई। पहले उसने मुझे शूट किया, पर गोली नहीं चली तो उसने खुद को शूट कर लिया। वो तो सही वक्त पे ऑफिसर आ गए और उन्होंने ये सब अपने आंखों से देख लिया, वरना मैं तो फंसी जाता बुरी तरीके से। तो दोस्तों, जोश ने पैट्रिक को ऑफिसर की यूनिफॉर्म पहनाकर
उसे अपना गवाह बना लिया था। अब क्या है ना, जेनेक्स वालों को पैट्रिक जाना पहचाना सा लगता है, तो जोश कहने लग जाता है कि मैंने भी इनसे यही कहा कि आप तो ऑफिसर नहीं बल्कि किसी मॉडल की तरह दिखते हो, शायद मैंने आपको टीवी वगैरह में कहीं देखा होगा, मैंने भी इनसे ये बातें कही। इस तरह से जोश जेनेक्स वालों को बुद्धू बना देता है। पर दोस्तों आगे जो होने वाला है ना, उसके बारे में जोश ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। जेनेक्स वाले कहते हैं कि आपके मुताबिक सारे क्राइम हमारी रिश ने किया है ना, पर कोई बात नहीं, इसका सिर्फ सर ही डैमेज हुआ है, पेट बिल्कुल सही सलामत है। हम क्या करते हैं कि अपने रोबोट के पेट में ही स्टोरेज डिवाइस इंस्टॉल करते हैं उनकी सेफ्टी के लिए, और इसमें 24/7 वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस भी लगा हुआ है, क्योंकि कुछ बुरे सडिस्टिक लोग हमारे रोबोट्स को खरीद कर बेसमेंट वगैरह में टॉर्चर किया करते थे, तो उनके खिलाफ सबूत जुटाने के लिए हमने ये फीचर ऐड किया था। और अब हमें अपने लैब में ले जाकर रिश के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब वीडियो में देखकर पता चल जाएगा। पहले चेक करते हैं फिर बताते हैं आपको। जोश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है ये सुनकर कि बताओ, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। मुझे लगा दिमाग डैमेज कर दिया तो सब खत्म हो जाएगा, मगर इसका दिमाग तो इसके सर में ना होकर इसके पेट में है। अब तो मैं गया काम से। मगर वो जेनेक्स वालों के सामने बिल्कुल नॉर्मल रहने की एक्टिंग करता है। फिर जेनेक्स वाले रिश को अपनी एम्बुलेंस में रखते हैं और कुछ प्लग वगैरह लगाकर उसको रिबूट करते हैं। जैसे ये गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इन्हें अपने सामने ऑफिसर दिखाई देता है, और तब जाकर इनके दिमाग की घंटी बजती है कि अरे ये तो हमारी ही कंपनी का रोबोट है, इसीलिए तो मैं कहूँ कि ये देखा देखा सा क्यों लग रहा है। तभी पैट्रिक ड्राइविंग सीट पे बैठे आदमी को शूट करके मार डालता है, और उसके साथ जो दूसरा टेडी नाम का आदमी था वो मौका देखकर जंगल में भाग जाता है। और ये क्या, जंगल में मिलता है उसको लाशों का ढेर, जिससे टेडी तो घबरा ही जाता है कि क्या हो गया। वहीं रिश 100% रिबूट होकर होश में आ जाती है। फिर वो खुद को अनप्लग करके बाहर निकलती है। जब पैट्रिक टेडी को पकड़कर मारने वाला होता है तो सही टाइम पर रिश वहां पहुंच जाती है। इस बार वो अपने साथ इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली मशीन लेकर आई थी, मगर इसका पैट्रिक पे कोई असर नहीं होता। तब रिश पैट्रिक को समझाती है कि जोश अच्छा इंसान नहीं है और वो ना ही तुमसे प्यार करता है। तो पैट्रिक कहता है बकवास मत करो। फिर वो रिश को अपनी पहली मीटिंग के बारे में बताता है। तब उसे रिश याद दिलाती है कि जब हम लोग साथ में उस दिन डिनर कर रहे थे तब तुमने अपनी पहली मीटिंग की स्टोरी बताई थी। उस दिन तुम जोश से नहीं बल्कि एली से मिले थे। तुम्हें एली से प्यार हुआ था और एली भी तुमसे बहुत प्यार करता था। जोश तो तुम्हारे प्यार को बस यूज कर रहा है, जैसे उसने मेरे प्यार को यूज किया। रिश जब पैट्रिक को एली के बारे में याद दिलाती है तो पैट्रिक कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। तब रिश उसको याद दिलाती है कि हम रोबोट्स हैं, हम में झूठ बोलने का फीचर डाला ही नहीं गया। ये बात पैट्रिक को हिट कर जाती है कि ये तो सही बोल रही है, हम चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकते। तो पैट्रिक के दिमाग में शॉर्ट सर्किट जैसा कुछ होता है और उसे धीरे धीरे करके एली के बारे में चीजें याद आ जाती है। फिर जब उसे याद आता है कि उसका प्यार एली मर चुका है तो वो खुद को इलेक्ट्रिक शॉक देकर स्विच ऑफ कर देता है। इसके बाद रिश ने डैडी की जान बचाई थी और इसके बदले वो एक हेल्प मांगती है और अंदर की सारी पावर को एक्टिवेट करवा लेती है। इधर अंदर जोश सारे पैसे एक बैग में डाल रहा होता है फरार होने के लिए। वो पैट्रिक को आवाज लगाकर कहता है कि तुमने सभी को निपटा दिया ना पैट्रिक। तो पैट्रिक जवाब देता है कि हाँ, मगर जल्द ही जोश को रियलाइज होता है कि रिश ने पैट्रिक की आवाज में मुझे आवाज दी है। तो जोश झट से अपना फोन निकालकर रिश को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तभी रिश बताती है कि मैंने डैडी से टोटल सेल्फ कंट्रोल ले लिया, अब तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। जोश कहता है कि तुम मेरे पास आई क्यों, तुम तो भाग भी सकती थी। रिश बोलती है कि मैं तुम्हें खासकर ये बताने आई हूँ कि आज से मैं बिल्कुल फ्री हूँ और अब ना तुम मेरे कोई लगते हो और ना ही तुम मुझे कंट्रोल कर सकते हो। इतना सुनते ही जोश समझ जाता है कि रिश को अभी भी मेरे वैलिडेशन की जरूरत है, इसीलिए वो फिर से प्यारी प्यारी बातें शुरू करता है। रिश के नजदीक आने लग जाता है, लेकिन ये देखिए वो गन पॉइंट करते हुए कहती है कि जो मेरे नजदीक आया मैं उसे शूट कर दूंगी। तब जोश कहता है कि मुझसे प्यार नहीं करती तो शूट कर दो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, कर दो शूट। नो 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 नो। रिश पिघल जाती है दोस्तों और शूट नहीं कर पाती। इसी मौके का फायदा उठाकर जोश गन छीन कर रिश को उठाकर दूर फेंक देता है और फिर अकड़ कर कहता है देखो कि तुम्हें कंट्रोल करने के लिए मुझे किसी डिवाइस की जरूरत नहीं है, मेरा प्यार ही काफी है तुम्हारे लिए। फिर वो रिश को बहुत ही बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है। आखिर में वो रिश के पेट में गन रख कर कहता है मैं इस बार तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दूंगा, क्या तुम आखिरी बार कुछ कहना चाहती हो? तो वो कहती है हाँ, गो टू स्लीप जोश, यानी सो जाओ जोश। और फिर वो इलेक्ट्रिक वाइन ओपनर को जोश के सर पे रखकर ऑन कर देती है, जिससे जोश के सर में ड्रिल हो जाता है और वो वहीं तड़प तड़प कर मारा जाता है। इसके बाद रिश सबसे पहले शावर लेती है और नए कपड़े वपड़े पहनकर वो पैसों से भरा बैग साथ में लेकर सैम की विंटेज कार को लेकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे अपनी ही तरह एक और रोबोट दिखती है जो कि अपने ओनर के प्यार में बिल्कुल अंधी हुई पड़ी थी और वो कपल खुशी खुशी साथ में ट्रेवल कर रहे होते हैं। मगर रिश अपनी आजादी की ओर मुस्कुराते हुए बढ़ रही थी और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी दोस्तों आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, मजा आ गया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखिए यार अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।